नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात कर्नाटक की। कर्नाटक में आज चुनावी सरगर्मी रही। कई बड़े दिग्गजों ने अपना नामांकन भरा। हाल में बीजेपी में शामिल हुए फिल्म स्टार सुदीप के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो भी किया। ये रोड शो हावेरी जिले में हुआ, जहां आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र भी आज शिवमोगा के शिकारीपुरा में अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया, जबकि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने मैसूरू के वरुणा से पर्चा दाखिल किया है। उधर कर्नाटक में चुनाव प्रचार परवान पर है और ऐसे में कांग्रेस लगातार राज्य में बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है। तो 40% सरकार के अभियान को लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया है। जवाब में बीजेपी का भी वीडियो आ गया है, जिसमें कांग्रेस सरकार को 420 सरकार कहकर तंज किया गया है। प्रचार अभियान को देखकर साफ है कि इस बार दोनों ही दल भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गए हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ बात करेंगे गणेश कार्णिक से, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं कर्नाटक में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आज बहुत अहम दिन है कार्णिक जी, बीजेपी के दिग्गजों ने पर्चा भरा है। क्या क्या चुनौतियां हैं पार्टी के सामने? भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 2008 और 2018 में कर्नाटक में जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आशीर्वाद देने के टाइम पे थोड़ा मतलब कंजूसी किया है। 2008 में 110 सीट मिला हमको और 2018 में हमें 104 सीट मिला था। और इस बार हमारा मुद्दा है, हमारा इरादा है कि भाजपा को कर्नाटक में हर हालत में सिंपल मेजॉरिटी जो बोलते हैं ना, उसको हासिल करना। हमारे सामने मुद्दा यही है, अभी यही सवाल है हमारे सामने। लिंगायत समाज के बड़े नेताओं ने साथ छोड़ दिया है, हालांकि लिंगायत मठ ने नहीं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है समाज की, कहा जा रहा है नाखुश है। देखिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कर्नाटक में इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 63 लिंगायत एमएलए कैंडिडेट्स को प्रत्याशी बनाया। इसके सामने कांग्रेस का सिर्फ 40+ है, नंबर 1। नंबर 2, कर्नाटक में भाजपा का सबसे बड़ा लीडर जो है वो सम्मानीय येदियुरप्पा जी है। तीसरी चीज, जहां 2-3 सो कॉल्ड लिंगायत लीडर भाजपा छोड़ के कांग्रेस पे चले गए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अपना प्रत्याशी वो भी लिंगायत है। तो लिंगायत समुदाय जो है सबसे बड़ा समुदाय कर्नाटक में। पिछले 30-40 साल से वीरेंद्र पाटिल जी के साथ जो अन्याय किया कांग्रेस ने, उसके बाद हमेशा भाजपा के साथ ही रहा है। और जितने सारे लिंगायत इश्यूज है, उसको कर्नाटक में अगर कोई समझता है और कोई इसके लिए हल ढूंढ सकता है, वो सिर्फ भाजपा है। ये सारे लिंगायत कम्युनिटी के हर एक आदमी इसको जानता है। तो कितना महत्वपूर्ण है येदियुरप्पा जी का साथ? हालांकि वो दिल्ली में जब बैठक वाले दिन जल्दी चले गए थे वापस। येदियुरप्पा जी सिर्फ लिंगायत कम्युनिटी के लीडर नहीं है। सारा कर्नाटक में अगर कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, जिस पार्टी को सबको मिला के अगर कोई हर एक वोटर को एक्सेप्टेबल लीडर है, मोस्ट रेस्पेक्टेबल लीडर है, राज्य के हर कोने में जिसका छवि है, जिसका इन्फ्लुएंस है, वो सिर्फ येदियुरप्पा जी है। और वो इस चुनाव में एक डिसीजन लिया है उन्होंने। मेरा एक ही मुद्दा है, कर्नाटक में हर हालत में भाजपा को सिंपल मेजॉरिटी से जिता के सरकार बनवाना है, तो उसके पीछे लगे हैं। तो येदियुरप्पा जी जब तक हमारे साथ है, येदियुरप्पा जी के साथ अभी 63 लिंगायत प्रत्याशी जो है वो हमारे साथ है। येदियुरप्पा जी के जो विश्वास है, उसके साथ लिंगायत समुदाय का वोट बिल्कुल हमारे पास ही रहेगा। आखिरी सवाल ये कि सर, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर आप लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, तो ये कितना नुकसान पहुंचाएगा ये आरोप? देखिए, ये तो अभी 40% की बात कर रहे हैं। इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे,
उन्होंने पब्लिक में एडमिट किया था, अगर दिल्ली से 100 रुपया चलेगा गांव तक जाने के लिए, सिर्फ 15 रुपया पहुंचेगा। 85% की बात राजीव गांधी जी ने 15 साल पहले बताया था। तो ये परसेंटेज की जो कमीशन की जो भ्रष्टाचार चलाया, इसका तो बाप है कांग्रेस। अभी चुनाव में इनके साथ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए 40% की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये आपने सुना, कैप्टन गणेश कार्णिक थे बीजेपी के प्रवक्ता। और अब बात करते हैं सैयद नसीर हुसैन से, राज्यसभा सदस्य कांग्रेस। मेरा पहला सवाल यही है कि बताया जा रहा है बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में उतर हैं। आज ही देखिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया है, और अब योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा कैसे मुकाबला करेंगे? क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? देखिए, ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में कर्नाटका में रहते हुए अपना रोल बाखूबी तरीके से निभा रही है। हम लोगों ने जितने खामियां इस सरकार के थे, जितने गलतियां इस सरकार के थे, जितना इन्होंने यहाँ की समाज को बांटने के लिए जो जो हरकतें की, ये तमाम चीजों को हम लोग लगातार पब्लिक डोमेन में उठाते रहे। और खासकर जो 40% कमीशन सरकार बोल के जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया जो लोगों के दिमाग में, ये कांग्रेस का उठाया हुआ मुद्दा है। लेकिन नासिर, मैं ये जानना चाहूंगी, भ्रष्टाचार का आरोप क्या वाकई में कितना जमेगा? क्योंकि आप अगर 40% का आरोप लगा रहे हैं तो 420 का वीडियो जारी करते हुए बीजेपी ने भी जारी कर दिया है। नहीं, देखिए, ये 40% कमीशन की जो बात जो कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस अपने से थोड़ी उठाई थी। जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका, जिसकी सदस्यता 50,000 से ज्यादा है, उन लोगों ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर को लिखी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखी, गवर्नर को लिखी, चीफ मिनिस्टर को लिखी। ये सारा जो है एलिगेशन, ये कांग्रेस पार्टी के लगाए हुए एलिगेशन नहीं है। ये एलिगेशन जो है अलग अलग एसोसिएशन, अलग अलग लोग, अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स ने ये एलिगेशन लगाया है। तो भले शिवराज चौहान जी को लेके, योगी जी को लेके, विश्व शर्मा जी को लेके, जिसको भी लेके हैं, लेकिन लोगों को थोड़ी ये कन्विंस कर पाएंगे कि 40% कमीशन नहीं दिए, क्या ये थोड़ी उनको कन्विंस कर पाएंगे? उसके अलावा जो है, आप तो करप्शन की जो बात कर रहे थे, ये 8 करोड़ रुपए की जो राशि जो मिली थी इनके एक एमएलए के घर में, जो चेयरमैन भी थे एक कॉर्पोरेशन के, उनके घर में जो मिले थे, उसके बाद जो उनका अरेस्ट भी हुआ था। ये प्रॉब्लम ये है कि केंद्र सरकार किस तरह से आईटी, ईडी और सीबीआई को कर्नाटका में चुनाव के टाइम पे इस्तेमाल करेगी, किस तरह से अपोजिशन पार्टीज को तंग करने की कोशिश करेगी, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, आखिरी सवाल यही है कि लिंगायत समाज के बड़े नेता कांग्रेस में भले आ गए, लेकिन बीजेपी ने 63 लिंगायतों को को टिकट दिया है, ये बहुत अहम है। देखिए, कर्नाटका में लिंगायत एक बड़ा तबका है, वकलिया बड़ा तबका है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, बहुत सारे, और हर तबका अपनी एक सोच रखते हैं। लिंगायत कम्युनिटीज ने बहुत सारे कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज का लीडर छोड़ के पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जिस पार्टी सरकार में है उस पार्टी से लोग छोड़ के जा रहे हैं। अगर क्यों छोड़ के जा रहे हैं लोग? क्यों या वो दूसरे पार्टी के दरवाजे खटखटा रहे? क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी जीत नहीं पाएगी? क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जो स्कीम्स और उनके पॉलिसीज थी आवाम को पहुंची नहीं, आवाम को राहत दिलाने का काम नहीं की? क्यों उनको ऐसा लगता है कि ये सरकार या बीजेपी जो है सिर्फ डिविजिव पॉलिटिक्स करती है, ऐसे मुद्दे लाती है जो सिर्फ इमोशनल हो या डिविजिव हो, तो और उसके ऊपर राजनीति करती है? क्यों उनको ऐसा लग रहा है? तो ये बातों को लेके जो है बीजेपी को छोड़ के कर्नाटका स्टेट पे जा रहे हैं। इससे साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इज ऑन इट्स वे आउट, वो हारने वाले हैं। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देश की बात में देखा किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के दोनों की तरफ से अपने अपने वायदे, अब देखना होगा कर्नाटक की जनता किसको जिताती है। बहरहाल, आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं, हम बिहार का रुख करते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से पुरानी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है,
वहीं बिहार में पहली बार हर परिवार की जाति को गणना के अलावा उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति का आंकड़ा अब सरकार जुटा रही है। एक रिपोर्ट। पटना से सटे फुलवारी शरीफ के इस मोहल्ले में हर घर में लोग अपने परिवार के लोगों का लेखा जोखा कुछ इस अंदाज में बता रहे हैं। बिहार सरकार के करीब 2.5 लाख कर्मचारी अगले 1 महीने में 2,59,00,000 परिवारों से 17 सवाल पूछेंगे, जो उनके जाति के अलावा उनके शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित होगा। हम लोग अलग अलग घर में जाकर उनका पूरा डिटेल फॉर्मेट के हिसाब से, जो सरकार का बनाया हुआ फॉर्मेट है उसके हिसाब से सारी डिटेल लेते हैं, जिसको कि फिर हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन करने के बाद ये हमारे चार्ज पदाधिकारी के पास सारा डेटा चला जाता है, मींस वो सरकार के पास सबमिट हो जाता है। अब सरकार इससे जब भी चाहेगी वो एक क्लिक में एक मोहल्ले की जानकारी बहुत आसानी से इकट्ठी कर सकती है। फेज 1 में हम लोगों ने जो जाति आधारित गणना है उसके तहत मुख्य रूप से कितने परिवार हैं, कितने घर हैं, इसका हम लोगों ने सर्वे किया था और उसमें कितने मेंबर्स हैं, बस संख्या हम लोगों ने लिया था। और बाकी डिटेल हम लोग अभी जो है फेज 2 में ले रहे हैं, जिसमें कि हर मेंबर का डिटेल हम लोग ले रहे हैं, जिसमें कि 17 प्रकार के प्रश्न हैं और उसमें मुख्य रूप से उनकी व्यक्तिगत जानकारी, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उनकी आर्थिक स्थिति, इस प्रकार का हम लोग जो है डिटेल 17 प्रश्न है हमारे, उसमें हम लोग ले रहे हैं। हालांकि जनवरी महीने में सर्वे का काम पूरा होने के कारण अधिकांश लोगों का वर्तमान सर्वेक्षण के प्रति उत्सुकता देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होने का आखिरकार फायदा मिलेगा। ये है कि ये काम थोड़ा सा लेट हो रहा है। ये जो इस बार हम देख रहे हैं कि कुछ जात के मुबनी भी हो रही है, इसका बेनिफिट और पहले भी लिया जा सकता था, जो ये काफ़ी था, ये मेरा अपना मानना है। ये इसका बहुत सारे बेनिफिट जो रह गए और एक बड़ा तबका इससे महरूम रह गया, जिनकी लाइफ स्पैन गुजर गई, वो फ़ायदा नहीं उठा सके। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनका लाइफ एज निकल गई जॉब की, वो बेनिफिट रिजर्वेशन का वो लोग नहीं उठा सके। तो ये थोड़ा सा डिले तो हुआ है, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त है। पहले तो नहीं था, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि फ़ायदा होगा। किस तरह का फायदा? मतलब फायदा ये हुआ जाति जनगणना में जो है कि कितने लोग हैं, क्या हैं, वो कितने सादात हैं, कितने जो हैं अंसारी हैं, कितने क्या हैं, ये सब में फायदा होगा। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सर्वे की रिपोर्ट जुलाई तक बिहार विधानसभा में रखी जाएगी और फिलहाल क्या पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के वर्तमान कोटे पर इसका असर होगा, उसके बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ जवाब देने से बचते हैं। उसी के आधार पर ऑल पार्टी मीटिंग करके न किए हैं, और वही मीटिंग करके जो तय हुआ है और उसी के आधार पर अभी चल रहा है। और हम जा करके अपना जो था जाति आधारित गणना, तो अपना घर पर भी गए ताकि वहीं पर सब चीज़ को देखे, सब लोगों को कहे भी। जो बात हुआ शुरू हो गया तो उस दिन भी हम गए। आप सोचिए, तो एक एक चीज के लिए सबको कह रहे हैं कि पूरा सबकी आर्थिक स्थिति भी अध्ययन करें, ताकि हम लोग एक तो इसकी संख्या जानेंगे ही, लेकिन उसके अलावे कोई भी जात है, अपर कास्ट है या बैकवर्ड है या दलित है, मुस्लिम है, हिंदू, कोई भी है, अगर कोई खराब स्थिति में है तो उसके उत्थान के लिए भी तो काम आगे हम लोग करेंगे ना भाई। फिलहाल सच्चाई यही है कि बिहार में हर परिवार को ये उम्मीद जगी है कि सामाजिक आर्थिक सर्वे का उनके परिवार को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बताया जा रहा है कल देर रात कनॉट प्लेस से पहुंच गए थे, शायद कर्नाटक से प्रचार कर लौटे थे और एक अलग अंदाज में नजर आए। कल देर रात वो कनॉट प्लेस के पास बंगाली मार्केट पहुंचे, वहाँ उसके बाद पुरानी दिल्ली गए। बंगाली मार्केट में गोलगप्पे का लुत्फ उठाया गया तो पुरानी दिल्ली के मटिया महल बाजार में उन्होंने तरबूज और स्थानीय खाना वहाँ पर खाया। और इस दौरान रमज़ान के अवसर पर महीने पर भारी भीड़ लोगों की जुटी उनको देखने के लिए।
समलैंगिक विवाह का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने की मांग की है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल सेम सेक्स मैरिज पर केंद्र का अनुरोध नामंजूर कर दिया है। केंद्र ने इसे शहरी संभ्रांत अवधारणा बताया था, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली से छत्तीसगढ़ का सूरजपुर लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस जिले के बकालो गांव में रहने वाली मीना और बुध कुंवर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज से देख रही हैं। दोनों मजदूरी करती हैं। 18 साल का साथ है। 7वीं में पढ़ने के वक्त ही साथ रहने का फैसला किया। घर वालों ने पहले समझाया, फिर मारा पीटा, लेकिन किसी की परवाह नहीं की। अब खुद का घर बना रही हैं। माँ बाप लोग रहने नहीं दिए थे। हाँ। घर से हटाते रहते थे जी। फिर इसके बाद हम लोग सोचे कि कहाँ जाएंगे, तब फिर हम लोग सोच रहे थे कि हट जाएंगे घर से। फिर माँ बाप लोग का पता कि यहाँ रह जाओ, इसके बाद रख लिए। धीरे धीरे वैसे ही हो गया। समाज वाले छोड़ दिए थे हम लोग को। अच्छा। तो हम लोग बोले कि छोड़ दिए तो हम दोनों एक साथ में रहेंगे। ऐसे ही कि हम लोग शादी नहीं करवाएंगे। अच्छा, फिर आप लोग क्या किए? साथ में रहने से स्टार्ट किया। एक दिक्कत है, सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिलता। गांव वालों को अब लेकिन कोई एतराज नहीं है। यही जानता हूं कि वो दोनों पत्नी लड़की हैं। वो लोग 10-20 साल से हो गए रहने के लिए, बस वो साथे में रहते हैं। बाकी उनको कोई परेशानी नहीं है, अपना कमा खा रहा है, रोजी रोटी चल रहा है। बाकी किसी को टेंशन नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं। बाकी अपना जी खा रहे हैं बढ़िया से। वो पत्नी है, लेडीज हैं वो लोग दोनों। हाँ, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, दोनों ही साथ में ही रहते हैं बस। सरकार समलैंगिकों को शहरी अवधारणा मानती है। गांव में हमने दिखाया, देर सवेर समाज ने आखिरकार मीना और बुध कुंवर को अपना लिया। लेकिन भोपाल में एक स्वयंसेवी संगठन के लिए काम कर रहा ये युवक आज भी अपनी पहचान जाहिर करने को लेकर थोड़ा असमंजस में है। घर पर फौज और पुलिसकर्मी हैं, इसे खिलाड़ी बनाना चाहते थे। ये कहते हैं घर से ज़्यादा संघर्ष खुद से था। बाद में हॉस्टल छोड़ा, संगीत को चुना। अब इनकी निगाहें भी सुप्रीम कोर्ट पर हैं। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से है, आर्मी और पुलिस के बैकग्राउंड से। तो समवेयर उनको मुझसे लेके भी यही एक्सपेक्टेशंस थी कि ये थोड़ा मस्कुलर रहेगा या फिज़िकल फिट रहेगा या आर्मी और डिफेंस की तरफ जाएगा। क्योंकि पर मेरा रुझान उस तरफ बचपन से ही नहीं रहा। और मैं बॉयज़ हॉस्टल में मेरे पेरेंट्स ने मुझे डाल दिया था। अपने स्पोर्ट्स में मेरी बोर्डिंग में मैं रहता था, तो वहाँ पे सब बॉयज़ के साथ में रहना मुझे समवेयर अनकंफर्टेबल फील होता था। काफ़ी मैंने उस समय में मैंने स्ट्रगल किया, क्योंकि बॉयज़ आपस में हंसी मजाक भी करे तो मुझे लगता था कि कहीं मुझे तो पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा तो मजाक नहीं उड़ा रहे। आसानी तो स्टिल नहीं होगी, क्योंकि समाज शायद उतनी ईजिली इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। पर हाँ, जो समाज से कट चुके हैं, जो फैमिली या परिवार से कट के अपने लिए स्टैंड ले चुके हैं, तो खुल के समाज के सामने अपने पार्टनर के साथ शादी कर पाएगा और वो कह पाएगा कि हाँ, हम गे कपल हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में आता है तो सबसे बड़ी आसानी तो यही होगी कि अगर हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो इट विल बी ईजियर टू कम आउट इन फ्रंट ऑफ आवर फैमिलीज, कि हम बोल सकते हैं कि अब गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ लीगल कर दी, तो देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। एंड बेसिकली एवरी अदर थिंग दैट अ हेटेरोसेक्सुअल कपल गेट्स, getting to adopt a child together, getting a house together, have a joint bank account, maybe that, yes, just everything that everyone has, just the same things. ये दो किस्से हैं, एक गांव दूसरे शहर का, देश के दो अलग अलग हिस्सों से समलैंगिकों के संघर्ष की, और दोनों दिल्ली में देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ देख रहे हैं। बकालो हो या भोपाल, समलैंगिकों का संघर्ष आसान नहीं है। पहले खुद से, फिर परिवार, फिर समाज से संघर्ष, और अगर स्वीकार्यता मिल भी गई तो कानूनी ठप्पे की ज़रूरत। ऐसे में गांव हो या शहर, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट से है। बकालो से मीना और बुध कुंवर केंद्र को बता रही हैं कि ये शहरी अवधारणा नहीं है। सूरजपुर से अपने सहयोगी इमाम और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या पर सरकार ने कई कदम उठाने का ऐलान किया है। भुवनेश्वर में आईआईटी काउंसिल की बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी आईआईटीज में काउंसलर्स भी नियुक्त करने को कहा है। पेश एक रिपोर्ट। बीते दिनों आईआईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र दर्शन सोलंकी की खुदकुशी के मामले ने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि हमारे सबसे एलीट परिसर कुछ बच्चों के भीतर जानलेवा तनाव पैदा कर रहे हैं। बीते साल आईआईटीज के 16 छात्रों ने आत्महत्या की और इस साल अब तक 6 मामले सामने आ चुके हैं। मंगलवार भुवनेश्वर में देर शाम तक आईआईटीज काउंसिल की बैठक में भी छात्रों में बढ़ रहे मानसिक दबाव पर शिक्षा मंत्री ने सभी आईआईटी से एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके ऊपर आज हम सब चिंतित हैं। ये एक सामाजिक चुनौती है। इस चुनौती को उसके लिए आज की कई प्रकार के विषय की चर्चा हुई और मैं उसके लिए इतना ही नम्रता के साथ कहूँगा, उस इंस्टीट्यूट में जो गार्डियन के रूप में उस संस्था की अंदर काम करने वाले फैकल्टी है, डीन्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन सभी के दायित्व बनती है और हम सभी के दायित्व बनता है उनको देखभाल करना। हालांकि दिल्ली आईआईटी जैसे संस्थानों में पहले से ही काउंसलिंग बोर्ड बना हुआ है जो छात्रों की समय समय पर काउंसलिंग करता है, लेकिन आईआईटी काउंसिल के बोर्ड में कहा गया है कि कैंपस में भेदभाव जैसे मामले न हो, अगर सामने आए तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। आईआईटी में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात 10:1 पर रखने पर भी सहमति बनी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आईआईटीज के पोस्ट ग्रेजुएशन में बढ़ रहे ड्रॉप आउट और छात्रों में बढ़ रही मानसिक परेशानियों पर हुई। इसी के चलते दिल्ली आईआईटी ने मानसिक तौर पर परेशान छात्रों को 24 घंटे काउंसलिंग देने की सुविधा भी दी है। हम लोग अभिभावकों को समझा रहे हैं कि वो छात्रों की मनस्थिति को समझें और मदद करें। यदि हमारी हड्डी टूटी है तो हमें रेस में नहीं उतरना चाहिए, लेकिन यदि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और आप इसे देख भी नहीं रहे हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। देश में हर साल 1,35,000 लोग मानसिक परेशानियों से जूझते अपनी जान गंवाते हैं। इसी के चलते ये सवाल सिर्फ आईआईटी का नहीं है बल्कि समाज को भी चिंता में डालने वाला है। नई दिल्ली से वेदांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में बात अब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के सैकड़ों दिव्यांग स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकार की ओर से इस साल जनवरी से वेतन नहीं दिया गया है और इसका असर हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। ऐसे कई हैं जिन्हें पैसे उधार लेकर घर चलाना पड़ रहा है। मुंबई के स्पेशल स्कूल में मधुरा गणित सिखा रही हैं। वो बच्चों को गणित की जानकारी ऐसे समय में दे रही हैं जब उनका खुद का आर्थिक गणित बिगड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस साल जनवरी महीने से स्पेशल स्कूलों के हजारों शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। लोन का हफ्ता नहीं गया तो बैंक वाले हमारे घर में आते हैं और फिर हमें बहुत एम्बेरस होना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक की पेशा में रहकर भी हम किसी का कर्जा चुका नहीं पाते हैं, तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होती है। हमें गांव से पैसा मांगना पड़ता है, किसी दोस्त के पास से पैसा मांगना पड़ता है, मगर जब हम दोस्तों के लिए पैसा मांगते हैं या गांव में हमारे पिताजी है, मम्मी है, उनको जब हम पैसा मांगते हैं तो हम पे हंसते हैं। वो बोलते हैं कि तू टीचर है और तू हमें ही पैसा क्यों मांगता है, क्योंकि तुम्हारी सैलरी कैसे नहीं होती, कितने दिन से सैलरी नहीं हुई। वो हम पर ही हंसते हैं। केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ से जुड़े लोग भी परेशान हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में ऐसे कई हैं जिनकी तनख्वाह पहले से ही कम है और महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलने से प्यून का काम करने वाले अफसर को अपने बीवी के गहने गिरवी रखने पड़े। तो वहीं अगले साल रिटायर हो रहे जयंत मोरे की बेटी की पढ़ाई छूट गई। अभी 3 महीने हो गए, फरवरी, मार्च, अप्रैल
तो 3 महीनों से गवर्नमेंट ने हमें पगार दी ही नहीं है। और जो घर का खर्चा करना है वो मैंने मेरे खुद की पत्नी के सोना जो गिरवी रखकर उसका घर चला रहा हूँ अभी। और लोन वाले हर रोज घर पे आते हैं और ताना करते हैं कि लोन कब दोगे हमारा। 2 बच्चे हैं, एक लड़की और लड़का। उनके खुद के पढ़ाई के लिए मेरे पास इतने टाइम के ऊपर सैलरी नहीं मिलते, इसके लिए मैं उनको पढ़ा के लिए हो नहीं सकते, पढ़ाई नहीं होती उनसे। और उसके लिए बड़ी बेटी ने बोला कि मेरे भाई को आप सिखा के आप उसकी पढ़ाई करो, जिसके कारण आपके लॉन्ग टाइम में आपका उपयोग हो सकेगा। उसके लिए हम बड़ी बेटी को बिना पढ़ा के हुए छोटे बेटे को पढ़ाए है, लेकिन पिता के होने के कारण मैं बड़ी बेटी के ऊपर अन्याय कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। सामाजिक न्याय का मंत्रालय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ही पास है। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में इस तरह के 850 स्कूल हैं और इन स्कूलों में 10,500 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मौजूद है। हर साल इन शिक्षकों के वेतन पर राज्य सरकार को 661 करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं। शिक्षकों को वेतन ना देते हुए ऐसे स्कूलों को ग्रांट दी जाती है और ग्रांट पास होने में समय लगता है। इस साल तकनीकी कारणों से भी देरी हुई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी को वेतन दिया जाएगा। विपक्ष में मौजूद शिक्षक विधायकों का आरोप है कि सरकार स्पेशल स्कूलों को लेकर गंभीर नहीं है। शासन इन्हें सहायक अनुदान देती है, सहायक अनुदान के बजाय अनुदान देना चाहिए। राइट टू एजुकेशन का कानून तो हमने बनाया है, मगर उसका अमल नहीं हो रहा है। इन बच्चों के प्रति, इनके शिक्षा के प्रति बच्चे पढ़ पाते, उनको समय मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, व्यवस्था हो गई तो बच्चे बहुत आगे जाते हैं, मगर वो व्यवस्था नहीं होती और टीचरों का भी एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। दिव्यांग स्कूल के कर्मचारी और शिक्षकों को हर साल समय पर वेतन नहीं मिलने की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह के हालात इनके स्कूलों के और इनके शिक्षकों की है, उससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई सरकार दिव्यांग स्कूलों को लेकर गंभीर है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात तेज गर्मी की करते हैं। देश की बात में त्रिपुरा, मेघालय समेत उत्तर पूर्व के कई इलाकों में बुधवार को गर्मी का कहर जारी रहा। त्रिपुरा में आपदा घोषित होने के बाद राज्य सरकार ने सनबर्न और सनस्ट्रोक से बचने के लिए आम नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। त्रिपुरा में तेज गर्मी और लू के संकट को देखते हुए राज्य में आपदा घोषित होने के बाद 23 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आम नागरिकों को तेज गर्मी में घरों से बाहर निकलने से बचने की हिदायत दी गई है और आने वाले दिनों में बिजली का संकट ना खड़ा हो, इसके लिए भी विशेष पहल शुरू कर दी है। हालांकि अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है और आम लोगों को तेज गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। और आपको बता दें, हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से बात की। देश के कई शहरों में जो गर्मी का संकट है, हीट वेव का संकट है, वो लगातार बना हुआ है। मेरे साथ डॉक्टर नरेश हैं जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं मौसम विभाग में। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। अभी फिलहाल कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में जहां तक हीट वेव का सवाल है? देखिए, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। अभी क्या है कि अगर आप हीट वेव का बात करें, स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल, उसके अलावा बिहार, झारखंड, कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हीट वेव का अभी सिनेरियो चल रहा है। इसके लिए हमने बिहार के लिए सीवियर हीट वेव दे रखा है। सीवियर हीट वेव मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर का हम हीट वेव कंसीडर करते हैं। अगर डिपार्चर 4.5 से ज़्यादा हो तो हम उसको हीट वेव बोलते हैं, अगर 6.5 से ज़्यादा हो तो उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। और कोस्टल के लिए हम ये थ्रेशोल्ड 37 डिग्री का लगाते हैं। उड़ीसा के लिए हम आज और कल के लिए हीट वेव कोस्टल रीजन में मेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कोस्टल आंध्र प्रदेश में आज का ही हीट वेव रहेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवेट क्यों होगा। उसका रीज़न ये है कि हम पूरा रीजन में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा में हमने हीट वेव दे रखा था, वो आज से जैसे
हीट वेव वेट हो जाएगा, क्योंकि इस रीजन में सारी जगह में क्लाउड्स आ चुके हैं और टेम्परेचर में इनमें गिरावट आ जाएगी। यानी दिल्ली और आसपास के जो कुछ राज्य हैं वहां पर लोगों को तेज गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। दिल्ली के लिए आपने कहा है कि बारिश अगले 2 दिन में हो सकती है और तापमान कल 40.4 डिग्री सेल्सियस था अधिकतम तापमान। अगले 2 दिन के लिए दिल्ली का क्या प्रोजेक्शन? वही है 38, 39 तक टेम्परेचर, 38 तक टेम्परेचर आने चाहिए, क्योंकि इसमें 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट आने की उम्मीद है। एक आखिरी सवाल, सोमवार को जो आपने आंकड़े जारी किए थे उसमें 36 शहर थे जहां 42 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान दर्ज हुआ था, और कल रात को जो आपने आंकड़े जारी किए उसमें नंबर ऑफ सिटीज़ जहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा तापमान था वो बढ़कर 48 हो गया था। तो हीट वेव की स्थिति क्या अगले 2-3 दिन देश में और बढ़ेगी या उसका दायरा घट सकता है? देखिए, अभी जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर ईस्ट इंडिया की बात करें तो आज ही सिवियरिटी हीट वेव की रहने की उम्मीद है, इसके बाद इसमें गिरावट आ जाएगी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे आपको क्लाउड्स पिक्चर्स पूरा आया, इसमें भी कम हो जाएगा, इसलिए आने वाले 5-7 दिनों में थोड़ा इसकी सिवियरिटी कम होगी। आगे हम वॉच करते हैं क्या होगा, जैसे ही आपको बताएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस तरह से ओटीपी से लूट लेते हैं लाखों, रहें सावधान। और देश की बात में बात मुरादाबाद की करते हैं। यहाँ से तस्वीरें आई हैं, एक आग लग गई है यहाँ पर। आग से काफ़ी नुकसान होने की जानकारी मिल रही है और ये आग कपड़ा गोदाम में लगी है। पन्नी से जल्दी पकड़ ले, एकदम लपट गए। ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से तस्वीरें हैं। यहाँ पे कपड़ा गोदाम में ये आग लग गई है और जैसे ही और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। और अब बात उन भारतीयों की जो विदेश में रह रहे हैं। सूडान में सेना और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष जारी है और इस बीच वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत की सरकार चिंतित है। विदेश मंत्रालय कई देशों के संपर्क में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब और यूएई के विदेश मंत्रियों से बात भी की है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार को टैग करते हुए ट्वीट किया कि वह सूडान में फंसे कर्नाटक के हिक्की पिक्की समुदाय के 31 लोगों को निकालने में मदद करे। इस चुनावी समय में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे राजनीति करार दिया। बताया कि हिंसा शुरू होने के दिन से ही भारतीय दूतावास भारतीयों के संपर्क में है। इसके बाद एस जयशंकर और सिद्धारमैया के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया। इस ट्विटर वॉर में कई और राजनीतिक दल और नेता भी कूदे, लेकिन ट्विटर पर बने राजनीतिक अखाड़े से दूर सूडान की राजधानी खार्तूम में सड़कों पर मौत सा सन्नाटा है। बीच बीच में बमबारी और गोलीबारी से शहर थर्रा उठता है और धुएं का गुबार नजर आता है। सत्ता पर कब्जे को लेकर सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच संघर्ष जारी है। इन सब के बीच भारत सरकार की चिंता यहां रहने वाले सभी भारतीयों की है। सूत्र बताते हैं कि इसलिए भारत ने सूडान के मामलों में अहम भूमिका निभाने वाले 4 देशों यूएस, यूके, सऊदी अरब और यूएई से संपर्क साधा है। मिली जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब और यूएई के विदेश मंत्रियों से बात की है। दोनों देशों ने जमीन पर व्यवहारिक मदद का भरोसा दिया है। वहीं अमेरिका में भारत के राजदूत और यूके में भारतीय उच्चायुक्त वहां की सरकार के संपर्क में हैं। सूडान में यूएन की भी मौजूदगी है, लिहाजा यूएन के साथ भी समन्वय किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक सूडान में भारतीयों की तादाद 3 से 4 हजार बताई जा रही है। विदेश मंत्रालय भारतीय और उनके परिजनों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बना हेल्पलाइन जारी कर चुका है। सूत्र बताते हैं कि सूडान में भारतीय दूतावास व्हाट्सएप ग्रुप समेत अलग अलग तरह से भारतीयों के संपर्क में है। खतरे की हालत को देखते हुए भारतीयों को घरों में ही रहने की सलाह दी जा चुकी है। लड़ाई की जद में खार्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ चुका है, जहां से विमानों की आवाजाही बंद है। ऐसे में वहां से निकलना और भी मुश्किल है।
सूत्रों के मुताबिक कुछ भारतीयों ने वहां से निकलने की इच्छा जताई है, इसलिए भारतीयों को सुरक्षित निकाले जाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से वहां के सुरक्षा हालात, निकलने की इच्छा रखने वालों की तादाद और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर निर्भर करेगा। बेंगलुरु से निहाल की दुबई के साथ नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में बात आपकी सेहत की। आज वर्ल्ड लिवर डे है। जाने माने डॉक्टर एसके सरीन ने एनडीटीवी से खास बातचीत में लोगों को फैटी लिवर के खतरे को लेकर आगाह किया। इस वक्त हमारे साथ आईएलबीएस के वाइस चांसलर डॉक्टर एसके सरीन हैं और आज वर्ल्ड लिवर डे है। सर, सबसे पहली चीज ये कि फैटी लिवर के बारे में कहा जाता है कि वो आपको पता नहीं चलता, तो क्या क्या लक्षण होते हैं बताओ डॉक्टर, जो आप देखते हैं कि फैटी लिवर को लेकर आंकड़ा क्या है फैटी लिवर को लेकर, और कैसे पता कर सकते हैं कि फैटी लिवर? देखिए, फैटी लिवर बहुत आसान है पता लगाना। लक्षण आने के टाइम तक तो डायबिटीज़ हो जाती है या ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ हो जाती है। तो सबसे कॉमन फैटी लिवर को पता लगाने का तरीका है भाई मेरा वेट ज़्यादा है और पेट में भारीपन हो रहा है। तो हमारे पास जो लोग आते हैं 60% पीपल कि सर मेरा कुछ खाना हजम नहीं हो रहा, मेरे को कॉन्स्टिपेशन है या मेरा हेडेक हो जाता है, गैस बन जाती है। तो ये अनयूजुअल सिम्टम्स जो हैं, जो लिवर से रिलेटेड नहीं पर बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बताते हैं। और लोग कई बार ये भी कहते हैं कि साहब मुझे यहाँ पे स्ट्रेचिंग की फीलिंग, हैवीनेस की फीलिंग। 30% लोग जो आते हैं फैटी लिवर वाले, वो रूटीन में ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं और वहाँ पता लगता है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, लिवर के टेस्ट एबनॉर्मल हैं, SGOT PT एबनॉर्मल है। तो फैटी लिवर एक तरह से साइलेंट है जब तक कि वो बीमारियां पैदा नहीं करते, और बीमारियां पैदा करना कोई अच्छी बात नहीं है। फैटी लिवर से जुड़ा हुआ है और अगर आप 10 साल पहले पता लगा लें, हो सकता है डायबिटीज़ ना हो सकता है ब्लड प्रेशर ना और हो सकता है हार्ट डिजीज़, कैंसर, इन सब से बच जाए। तो फैटी लिवर पता करने के 3 साधारण तरीके हैं। पहला कि आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा है, मतलब हाइट अगर आपकी 170 है उसमें से 100 निकाल दें आदमी के लिए तो वज़न 70 होना चाहिए, और फीमेल के लिए 105 तो वज़न 65 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो फैटी लिवर का अंदेशा है। दूसरा, अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है या आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। जी, ये भी कहा जाता है कि आंकड़े ये कह रहे हैं कि 4 में से 1 भारतीय जो वयस्क हैं उसे फैटी लिवर की शिकायत उनको है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। भारत अगर जो ग्लोबल मैप्स पे देखा जाए तो करीब 30 to 35% लोगों के अंदर फैटी लिवर है, मतलब ऑलमोस्ट 1 in 3 में फैटी लिवर है। और लोगों को एक भ्रम है कि सर मोटा होना ही फैटी लिवर का एक लक्षण है, पर ऐसा नहीं है। भारत में करीब 20% लोग ऐसे हैं, 1 in 5 ऐसे हैं फैटी लिवर वाले जो पतले दुबले हैं, जिनका वेट ज़्यादा नहीं है। तो भारत में 1 in 3, 1 in 4 पॉपुलेशन के अंदर फैटी लिवर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके नाम से जारी सिम कार्ड पर कोई ठगी कर रहा हो? दिल्ली पुलिस ने जामताड़ा के एक ऐसे ही गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 21,700 सिम कार्ड बरामद किए हैं। बाहरी उत्तरी दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जामताड़ा के मशहूर ठगों के गिरोह को पकड़ा है। ये लोग गूगल और फेसबुक पर 10 लाख रुपए महीना देकर विज्ञापन दिया करते थे, जिसकी वजह से बैंकों की फर्जी कस्टमर केयर की साइट सबसे ऊपर दिखने लगती थी। वेबसाइट पर मौजूद नंबर पर जैसे ही कोई शख्स क्लिक करता, उसकी बात जामताड़ा में बैठे ठगों से होती, जिसके बाद ठग एक के बाद एक करके पीड़ित से कई बार OTP लेते और उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे साफ कर देते। तो जब जैसे ही आप इसमें कस्टमर केयर का नंबर सर्च करेंगे तो क्योंकि इन्होंने पेड ऐड दी हुई है तो सबसे ऊपर इनका जो ऐड है वो आना शुरू हो जाता है। तो उसके चलते लोग उस ऐड पे क्लिक करते हैं और वहाँ से नंबर ले लेते हैं और उसके बाद जो है कॉल इनके पास डाइवर्ट हो जाती है डायरेक्ट। पुलिस के मुताबिक निजामुद्दीन अंसारी इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है, जो पहले भी 2021 में गिरफ्तार हो चुका है। जांच में पता चला कि ये लोग ठगी की 77 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। निजामुद्दीन अंसारी
वारदातों को अंजाम देने के लिए नसीम से सिम कार्ड लिया करता था। पुलिस को नसीम के पास से 21,700 सिम कार्ड मिले हैं। नसीम ने पूछताछ में बताया कि उसने 12,500 सिम कार्ड पहले भी लिए थे। पुलिस को इनके पास से 774 विदेशी सिम कार्ड मिले हैं, जो कि नेपाल, भूटान और चीन के हैं। नसीम बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सिम कार्ड जारी करने वालों के संपर्क में था। वहां सिम कार्ड देने के दौरान लोगों की केवाईसी प्रक्रिया में एक बार की जगह 4 से 5 बार अंगूठा लगवा लेते, जिसके बाद एक सिम कार्ड उसको देते, जबकि बाकी के सिम कार्ड साइबर ठगी के लिए भेज देते। इसके अलावा सिम कार्ड खरीदने वाले लोगों के दस्तावेजों के जरिए बल्क में सिम कार्ड खरीद लेते थे। ये गिरोह इसी तरह अब तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम देते हुए 2000 लोगों को चूना लगा चुका है। कस्टमर केयर पे फोन करने के बाद उनके अकाउंट से 10 लाख रुपए चले गए, तो उसकी कंप्लेंट की इंक्वायरी केस रजिस्टर करने के बाद हमने शुरू की। तो अकाउंट में जितना पैसा गया था वो सब तो हमने फ्रीज करा दिया, बट जब इसको हमने पत्ते इसकी खोलनी शुरू की तब पता चला कि इसमें 26 से 27 सिम कार्ड यूज़ हुए हैं। कस्टमर केयर का झांसा बना के इनसे अलग अलग तरीके से OTP लिया गया और इनके मोबाइल में भी जो है एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर है वो डाला गया और फिर पैसे निकाले गए। दिल्ली पुलिस इस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है और सावधान रहने की जरूरत है। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।